एपिसोड की शुरुआत में हम डायरेक्टर जिन को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और सारा गुस्सा अपने एम्प्लॉयज़ पर निकाल रहा होता है, जिस वजह से वो बेचारे भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। पर तभी जिन को ज़ैंगबी का कॉल आता है, इसलिए वो भागते हुए उससे मिलने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसने उसे कुछ इमरजेंसी बोलकर बुलाया था, पर वो तो उसे ट्रीट देने के लिए बुला रही थी। जहाँ वो उसे बोलती है कि पता है याओ ने ना मेरे घर के जस्ट पास ही में एक घर खरीदा है, अब तो मैं उसे कभी भी जाकर मिल सकती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया है। अब बेचारा जिन पहले से तो काफ़ी गुस्से में था, इसलिए वो उसे बोलता है कि याओ ने घर तुमसे मिलने के लिए नहीं खरीदा, बल्कि सू और उसकी मॉम के साथ रहने के लिए खरीदा है। तो ज़ैंगबी बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने मेरे घर के पास घर खरीदा है, वो कहीं और भी तो खरीद सकता था ना, मैं तो इसे अपॉर्चुनिटी की तरह लूंगी ना। जो सुनकर वो उसे काफी डांटने लग जाता है कि तुम कितनी स्टूपिड हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारा और याओ का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें अपने आप पर फोकस करना चाहिए। और भी उसे काफी कुछ सुनाने लग जाता है, जो देखकर ज़ैंगबी को काफी बुरा लगता है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ ना, एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर रही हूँ अपने लव को पाने का, पर तुम्हें देखो, तुम सू से प्यार करते हो, पर जब से वो याओ के साथ हुई तुम उसे एकदम अवॉइड ही करने लग गए हो। ये सब बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। तभी डायरेक्टर जिन देखता है कि वो अपने फ़ोन यहीं पर भूल गई है, जिसमें वो उसके एम्प्लॉय की मैसेज पढ़ता है कि डायरेक्टर जिन आज बहुत ही गुस्से में है, इसलिए सिर्फ आप ही हो जो उन्हें कंफर्ट कर सकती हो। अब ये जानकर कि उसने उसे यहाँ पर कंफर्ट करने के लिए बुलाया था, वो ज़ैंगबी के पास जाता है, जहाँ पर वो उसे बुरा भला कहने के लिए माफ़ी मांगता है, तो वो भी उसे माफ़ कर देती है। अब ज़ैंगबी जिन के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर वो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए खाना बनाती है और ये सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। इसी बीच डायरेक्टर जिन ज़ैंगबी के लिए एक स्केच बनाता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो उसे देखकर बहुत खुश भी होती है। अब डायरेक्टर जिन यहाँ से सू की मॉम के पास जा रहे होते हैं उनका चेकअप कराने के लिए, तो ज़ैंगबी बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, वैसे मेरा और याओ को तो कुछ नहीं हो सकता, पर तुम्हारे और सू के बीच में अभी भी होप है, क्योंकि सू की मॉम तुम्हें पसंद करती है। अभी दोनों जैसे ही सू के घर पहुंचते हैं, तभी लोग दरवाजे नॉक करते हैं, पर उसकी मॉम दरवाजा नहीं खोलती। पर जब डायरेक्टर जिन अंदर जाता है, तो वहाँ पर सू की मॉम को बेहोश पड़ा हुआ देखकर फटाफट से एम्बुलेंस को कॉल करता है, और वो लोग सू को भी कॉल करते हैं, पर फ्लाइट में होने के कारण उसका फ़ोन ऑफ था, इसीलिए लोग जल्दी से सू की मॉम को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उन्होंने इंसुलिन की डबल डोज ले ली थी, इस वजह से उनके साथ ये सब हुआ और अभी उनकी जान खतरे में है। सीन अब सू पर आता है, जो कि मीटिंग के लिए काफ़ी नर्वस हो रही थी। अब फ्लाइट लैंड होते ही जैसे ही वो अपना फ़ोन चेक करती है, तो उसमें डायरेक्टर जिनके काफ़ी सारे कॉल्स आए हुए थे, इसलिए वो उन्हें कॉल बैक करती है। जहाँ जैसे ही उसे अपनी मॉम की तबीयत खराब होने के बारे में पता चलता है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे और किसी को इन्फॉर्म किए वहाँ से वापस आने की फ्लाइट में बैठ जाती है। मिस्टर शी की असिस्टेंट एयरपोर्ट पर सू और याओ को पिक करने के लिए आई हुई थी, पर याओ को पता ही नहीं लग पाता कि सू अचानक से कहाँ चली गई। इसी बीच हम हानमेंग को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में अपनी प्रेगनेंसी का चेकअप कराने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर उसे ज़ैंगबी मिलती है, जो उसे सू की मॉम की तबीयत के बारे में बताती है। जिसके बाद हम मिस्टर शी को देखते हैं, जिन्हें वो इन्वेस्टर कॉल करके बोलता है कि मैंने याओ की कंपनी के बारे में पता लगाया, उनकी सिचुएशन ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है, पर मिस्टर शी बोलते हैं कि तुम भरोसा रखो, वो अच्छे इंसान है और तुम उससे मिल लो। अब हम याओ को देखते हैं, जो कि होटल में बार बार सू को कॉल लगा रही होती है, पर उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था और वहाँ पर सारे इन्वेस्टर्स भी आ चुके थे, इसलिए वो याओ को कॉल करके बता देती है कि सू कहाँ पर चले गई, उसका अता पता ही नहीं लग रहा है। जो जानकर याओ भी उसे कॉल करता है, पर जब उसका फ़ोन नहीं लगता तो वो भी एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। सीना फिर से सू पर आता है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी बाहर आते हैं, जो उसे बताते हैं कि उसकी मॉम ने इंसुलिन का एक्स्ट्रा डोज ले लिया था, इसकी वजह से उनकी हालत खराब हो गई, और लास्ट टाइम जब वो डायलिसिस कराने के लिए आई थी तब उनकी रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम भी निकली है, इसीलिए बेस्ट यही रहेगा कि तुम जल्दी से जल्दी उनका ऑपरेशन करा लो, और चाहे तुम कितनी भी बिजी हो तुम्हें अपनी मॉम के साथ टाइम बिताना चाहिए, क्योंकि उनकी हेल्थ खराब रहती है। सू डायरेक्टर जिनसे बोलते हैं कि तुम मेरी मॉम के साथ हॉस्पिटल आए थे, और जब तुम्हें पता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो तुमने मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, ये बोलकर वो उस पर चिल्ला देती है। तो ज़ैंगबी यहाँ उल्टा उसे ही डांट देती है और बोलती है कि वो तुम्हारी मॉम है, तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए था, दूसरे बंदे ने एक तो तुम्हारी हेल्प की और तुम उसी पे चिल्ला रही हो। इस वजह से सू यहाँ पर होपलेस हो जाती है और उसे माफ़ी मांगती है। जिसके बाद हम बाकी सभी इन्वेस्टर्स को मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर वो सभी सोच रहे होते हैं कि ये सू ने हमें इन्वाइट किया और खुद ही गायब हो गई, उसके पास हमारा नंबर भी तो है, वो हमें भी तो बता सकती थी अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो। पर तभी वहाँ पर युहाओ आता है, जो सभी को बताता है कि सू की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से उसे इमरजेंसी में जाना पड़ा, और मैं आप सभी लोगों को वेट कराने के लिए उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तब उसका दोस्त यांग बोलता है कि हमने तुम्हारी कंपनी के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया है, जिसको तुमने काफ़ी अच्छे से संभाला भी है, पर जब से तुम सू के साथ प्यार में पड़े हो, क्या तुम देख रहे हो कि कंपनी के ऑपरेशन ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो उसे ये भी बोलने लग जाता है कि उसने वो जो उस दिन स्टेटस लगाया था तुम्हारे साथ, वो सब करके उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया
है ये वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन हासिल करने के लिए। ये सब कहकर वो सू के कैरेक्टर पर सवाल उठाता है, जो सुनकर युवा को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि आखिर तुम होते कौन हो उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने वाले, और तुमने किस बेसिस पे ये सब बोला, क्या तुमने उसके काम करने की एबिलिटी देखी है। जिस बात पर यांग कुछ भी नहीं बोल पाता और उसे बाहर चलकर बात करने के लिए कहता है। बाहर यांग युहा से पूछता है कि क्या सू सच में बहुत ज्यादा बीमार है या फिर तुम्हें पता ही नहीं है कि वो कहाँ गई है। वहीं जब सू के रियलाइज होता है कि उसने आज सब कुछ खराब कर दिया, तब वो युहा को कॉल करती है। युहा भी इस वक्त काफी गुस्से में था। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तो सू बताती है कि मैं ठीक हूँ। अब युहा उसे बोलने लग जाता है कि तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। सारे इन्वेस्टर सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे थे, सभी लोग तुम पर काफी ट्रस्ट करते थे, पर तुमने एकदम से सब कुछ खराब कर दिया। और वो उसे बोलने का एक मौका भी नहीं देता। जो सुनकर सू भी उसे गुस्से में बोलने लग जाती है कि तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बिजनेस इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं। मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार है और हॉस्पिटल में है। जो सुनकर युवा भी हैरान हो जाता है और वहाँ से फटाफट से निकलने लगता है। पर तभी उसे मिस्टर शी का मैसेज आता है जिसमें उसे इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर देते हैं। तो युवा उन्हें कॉल करता है। मिस्टर शी बोलते हैं कि हम सुबह से तुम्हारा वेट कर रहे हैं और एक तुम हो जिससे कि अब फुर्सत मिल रही है कॉल करने की। मैं बोर्ड मेंबर्स को कोशिश कर रहा था तुम्हारे लिए वोट करने की, पर तुमने सब कुछ खराब कर दिया और आगे से मुझे कोऑपरेट करने के लिए कॉल बिल्कुल मत करना। जो सुनकर युवा कुछ भी नहीं कह पाता और वहाँ से निकलने लगता है। तभी यांग उसे रोकता है और बोलता है कि सू की मॉम के साथ हम सबकी सिंपैथी है, पर क्या तुम भूल रहे हो कि तुम कौन हो। तुम्हें हम सब इन्वेस्टर्स को जवाब देना है। पर युवा उसे गुस्से में बोलता है कि मैंने कहा ना कि सू की मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और वो फटाफट से यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद युवा वापस आने की फ्लाइट में बैठ जाता है। लैंड करते ही एयरपोर्ट पर उसे शेंजिलिन मिलती है, जिसे यांग ने सारे सिचुएशन के बारे में बता दिया था। युवा बोलता है कि तुम्हें मुझसे जो भी बात करनी है बाद में करना, पर शेंजिलिन कहती है कि अगर तुम सू की मदद करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। वो उसे कहती है कि सू ने आज सभी इन्वेस्टर्स को वेट कराया और कैसे सारी सिचुएशन को मेसअप कर दिया, इसलिए वो आगे किसी भी पार्टनर से नहीं मिल पाएगी और ना ही ठीक से तुम्हारे साथ काम कर पाएगी। अगर तुम अभी हॉस्पिटल जाकर उसकी मॉम से मिल भी लेते हो तब भी कुछ नहीं होने वाला, बल्कि अभी जो सिचुएशन है तुम्हें पहले उसे ठीक करना चाहिए। फिर वो उसे नए इन्वेस्टर के बारे में बताती है जिससे वो उसे पहले मिलवाना चाहती थी। जहाँ उसकी ये सारी बातें भी युवा मान जाता है और फिर ऑफिस में जाकर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ काम करने लगता है। वो सू को मैसेज भी करता है कि ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मैं कल तुम्हारी मॉम से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आऊँगा। वहीं हॉस्पिटल में सू की मॉम की कंडीशन भी अब आउट ऑफ डेंजर हो चुकी थी, इसलिए उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और सू पूरी रात भर बैठे बैठे उनके पास ही सो जाती है। अगली सुबह जब हानमेंग आती है तो सू बाहर जाकर युवा को कॉल करती है, पर युवा अभी भी काम में लगा हुआ था, इसलिए वो उसका कॉल नहीं उठा पाता। इसलिए वो उसके असिस्टेंट एनजी को कॉल करती है, पर वो भी बिजी था। फिर सू मिस्टर शी को कॉल करती है, पर वो भी कॉल नहीं उठाते। तो हानमेंग बोलती है कि अगर तुम्हें चिंता हो रही तो तुम जाकर उससे ऑफिस में मिल आओ और मैं यहाँ पर तुम्हारी मॉम के साथ हूँ। इसलिए सू फटाफट से ऑफिस पहुँचती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ पूरी रात काम करने के बाद तो वो वापस जा चुके थे, पर युहा और शेंजिलिन अभी भी काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर सू आती है जो कि इन दोनों को काम करते हुए देख लेती है और वो अंदर जाने ही वाली थी, पर उसे एनजी का कॉल आ जाता है जो उसे बताता है कि हम लोग पूरी रात भर काम कर रहे थे, इसलिए मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाया। जिससे बात करने के बाद उसे मिस्टर शी का कॉल आता है जो बोलता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब है और मैं होप करता हूँ कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए, पर बिजनेस में हम लोग रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं और मैं ऐसे पार्टनर्स चाहता हूँ जो कि इमोशनली स्टेबल हो, इसलिए मुझे आगे से तुम्हारी हेल्प करने के लिए कॉल मत करना। सो यहाँ पर उसे माफ़ी मांगती है और एक चांस देने के लिए बोलती है, पर मिस्टर शी बोलते हैं कि जिस इन्वेस्टर से तुम बात करने वाले थे वो अब वेकेशन पर जा चुका है और वैसे भी युवा ने शेंजिलिन के थ्रू एक नया इन्वेस्टर ढूंढ लिया है जिससे वो जल्दी ही मिलने वाला है। ये बोलकर मिस्टर शी कॉल कट कर देते हैं, इसलिए अब सुबह युहाओ से बिना मिले ही ऑफिस से चली जाती है। फिर हम युहाओ को देखते हैं जो कि फटाफट से शंघाई जाता है, इन्वेस्टर के साथ मीटिंग खत्म करता है और शेंजिलिन को थैंक्स बोलता है उसकी इतनी मदद करने के लिए। फिर फ्लाइट लेकर वापस आता है। इसी बीच सुबह अपने घर जाकर जरूरत का सामान लेकर वापस से हॉस्पिटल आती है और हॉस्पिटल के बाहर ही उसे युहाओ मिल जाता है, जहाँ सू उससे माफ़ी मांगती है। वो बोलती है कि मैंने अपनी एबिलिटीज़ को कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया था, मैंने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर ली, लेकिन मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, अपनी मॉम की तबीयत खराब की, जैंग भी, डायरेक्टर जिन और तुम सबको परेशानी में डाल दिया। पर युहा बोलता है कि तुम फिलहाल के लिए सिर्फ अपनी मॉम का ध्यान रखो और कंपनी मुझ पर छोड़ दो, मुझे पता है कि अभी तुम काफ़ी थकी हुई हो। पर सू बोलती है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि ऐसा कुछ मैं फिर से कर दूँ। युहा भी अब उसके साथ उसकी मॉम को देखने के लिए जा रहा होता है, पर सू उसे मना कर देती है। वो बोलती है कि हम दोनों को थोड़ा टाइम के लिए काम डाउन हो जाना चाहिए और अपने रिलेशनशिप के बारे में फिर से सोचना चाहिए। तो यह उसके पास जाकर उससे इस चीज़ का मतलब पूछता है, जिस पर सू बोलती है कि मेरे लिए काम सिर्फ एक जॉब है
जिसके साथ साथ मुझे अपनी मॉम की देखभाल भी करनी है। मुझे पता है कि तुम मेरी केयर करते हो, पर मेरी मॉम की कंडीशन जानने के बाद भी तुम शेंजिलिन के साथ ऑफिस में काम कर रहे थे, जिससे युवा को पता चल जाता है कि वो ऑफिस में आई थी। वो उसे बोलता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम कंपनी में किसी के सामने एम्बैरेस ना हो और कोई तुम्हें इस चीज के लिए ब्लेम ना करे कि ये सारी परेशानी तुम्हारी वजह से हुई है। तो सू बोलती है कि मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरी मॉम है और तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर। हम दोनों काफी अलग है और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे करियर के बीच में आऊंगी, इसलिए हमें फ्यूचर के बारे में फिर से अच्छे से सोच लेना चाहिए। और तुम्हारे साथ काम करते करते मैं अपनी मॉम को इग्नोर नहीं कर सकती। यह बोलता है कि मैं इसीलिए इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में इतना डर रहा था। मैं लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था और ना ही मुझे लोगों से बात करना आता था, पर तुमने मुझे ये सब सिखाया और अब तुम बोल रहे हो कि हम दोनों अलग हैं। तुम्हारी मॉम के साथ जो कुछ भी है वो सिर्फ एक एक्सीडेंट है, इसके चलते तुम्हें खुद को ब्लेम करने की और ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। पर सू बोलती है कि फ्यूचर में मैं ये नहीं चाहती कि तुम आगे जाकर मुझे ब्लेम करो कि तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। ये सब बोलकर सू जाने लगती है। यह उसे रोकने की कोशिश भी करता है, पर वो फिर भी चली जाती है। इसीलिए वो बारिश में खड़ा होकर बाहर सोचने लग जाता है। वहीं सू अपनी मॉम के पास जाती है और वो भी काफी सैड थी, पर युवा सू से मिलने के लिए वापस से भागता हुआ जाता है। लेकिन जब वो सू के साथ वहाँ पर डायरेक्टर जिन को देखता है तो उसे एक सेल्फ डाउट आ जाता है कि क्या मैं सच में सू के लिए परफेक्ट हूँ, इसलिए वो उससे मिलने के लिए नहीं जाता। इसके बाद जब सू अपनी मॉम के पास होती है तभी हानमेंग उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ हानमेंग बता रही होती है कि युवा काम के लिए बाहर गया था। तो सू बोलती है कि हाँ मुझे पता है। फिर वो उसे बात करने के लिए बाहर जाती है, जहाँ पर वो उसे सैड होकर बताने लग जाती है कि हम दोनों अलग हैं। युवा अपने काम से प्यार करता है और मैं अपनी मॉम से। वो सिर्फ मुझसे इसीलिए प्यार में पड़ा क्योंकि मैं काम को अच्छे से हैंडल कर सकती थी, पर अब मैं उसके साथ और काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसके साथ भी नहीं रह सकती। जिस पर हानमेंग कहती है कि ये सब तो टेम्परेरी है और तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब होना सिर्फ एक एक्सीडेंट है, वो अब आउट ऑफ डेंजर है, इसलिए तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। पर सू कहती है कि मेरी मॉम जब आखिरी बार डायलिसिस कराने के लिए आई थी तब उनकी रिपोर्ट में प्रॉब्लम आई, पर उन्होंने मुझे ये सब नहीं बताया और उनका डायलिसिस कराना ये सब मेरी ड्यूटी है। उन्होंने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो मेरे और युवा के रिलेशनशिप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी मॉम ठीक हो जाए। अब हम युवा को देखते हैं जो कि काफ़ी ड्रंक होकर वेंशिंग के घर में जाता है। यह ड्रंक होकर बोलने लगता है, जब मैं छोटा था तब मेरी मॉम हमेशा कंप्लेन करती रहती थी कि मेरा डैड हमेशा काम में बिजी रहते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। इसलिए बचपन में मुझे भी यही लगता था, पर जब बड़े होकर मैंने खुद काम करना शुरू किया तब मुझे लगा कि मेरी मॉम शायद कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव थी और अब मुझे लग रहा है कि वो सभी गलत थे। ये भूलकर वो सैड होकर सो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि युवा कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं जाता और अपने घर पर ही अकेला बैठा रहता है। वेंशिंग उसके लिए हर दिन खाना लेकर जाता है, लेकिन वो खाना ही नहीं खाता, जिसकी ऐसी हालत देखकर वेंशिंग हानमिंग से बात करता है और बोलता है कि आखिर सू को हुआ क्या है, वो ये सब क्यों कर रही है। पर हानमेंग तो यहाँ पर सू की साइड लेती है। वो बोलती है कि सू कर रही है। युहाओ को सू की मॉम की कंडीशन के बारे में पता था, पर फिर भी वो शेंजिलिन के साथ काम करके बिजनेस ट्रिप पर गया इन्वेस्टर से मिलने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ अपने काम से प्यार करता है, पर सू के लिए उसकी मॉम इंपॉर्टेंट है। वेंशिंग बोलता है कि वो काम से ही तो गया था ना, और कौन सा वो हॉस्पिटल आकर उसकी मॉम को ठीक कर देता, और सू की मॉम की तबीयत खराब होना ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। युहाओ ने थोड़ी ना उनकी तबीयत खराब की है, जो कि सू से इस तरह टॉर्चर कर रही है। इस बात पर हानमेंग कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी उससे ऑफिस से किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि युहाओ कुछ दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा है। सीन अब युहाओ पर आता है, जो कि सू की बनाई हुई सारी डिशेस को बनाता है और एक एक करके उन सभी को खाने लग जाता है। इसके बाद हम शेंजिलिन को देखते हैं, जिसे इन्वेस्टर कॉल करता है और बोलता है कि क्या तुम्हें पता है युहाओ कहाँ पर है, क्योंकि मैं उससे कुछ दिनों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जो सुनकर वो उसे कॉल करती है, पर जब वो उसका कॉल नहीं उठाता तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाती है, जहाँ पर युहाओ दरवाजा नहीं खोल रहा था। इसलिए शेंजिल चाबी वाले को बुलवाकर दरवाजा खुलवाती है और तभी वहाँ पर वेंचिंग भी आ जाता है, जो देखते हैं कि युहाओ सोफे पर बेहोश पड़ा हुआ था, जिसे ये लोग उठाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद हम युहाओ को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ एकदम से काफ़ी ज़्यादा खाना खाने की वजह से उसकी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया था। डॉक्टर बोलते हैं कि उसे 3 दिन तक फास्टिंग पर रहना होगा और उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा करके पॉरेज खा सकता है। जो देखकर वेंशिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे बात करने के लिए चाहता है। वो उसे बोलता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी मॉम बीमार है, क्या इसमें युहाओ की गलती है। सू बोलती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही हूँ जो अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाई। वेंशिंग बोलता है कि उसने जो कुछ भी किया तुम्हें सपोर्ट करने के लिए किया, तुम आराम से कुछ दिन का रेस्ट ले सकती हो। युहाओ तुम अपनी मॉम के पास जाने के लिए नहीं रोकेगा। ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे तुम सॉल्व नहीं कर सकते, पर तुम जानबूझकर इसे सॉल्व नहीं करना चाहती क्योंकि शायद तुम उसे इतना प्यार करती ही नहीं हो। युहाओ बेचारा आराम से अपनी लाइफ बिता रहा था। उसने अपने पास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया था जिसमें वो लोगों की परवाह करता ही नहीं था और वो इस रिलेशनशिप के लिए भी रेडी नहीं था, पर तुमने उसे पुश किया, तुमने उसे उस सबसे बाहर
बाहर निकाला और उसके इतना चेंज होने के बाद तुम उसे वापस से उसी जगह पर धकेल रही हो। तभी वहाँ पर हानमेंग आ जाती है जो वेनशिंग को बोलती है कि तुम भला सू को क्यों डांट रहे हो, और सू को वहाँ से लेकर जाने लगती है। पर वो बताता है कि युहाओ हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, उसने वो सारे डिशेस बनाकर एक साथ खा ली जो कि तुमने उसे बनाकर सिखाई थी। जो सुनकर सू भी हैरान हो जाती है पर कुछ नहीं बोल पाती और वेनशिंग यहाँ से चला जाता है। वेनशिंग अब हानमेंग से मिलता है जहाँ पर ये दोनों सू और युहाओ के बारे में ही बात कर रहे थे। हानमेंग बोलती है कि अपने बर्थडे के दिन भी तो युहाओ ने सू के साथ कैसा बिहेव किया था और उसे अकेला छोड़कर चला गया था। वो उस टाइम पर अपनी मॉम के लिए कितना इमोशनल हो गया था, तो भला सू अपनी मॉम के लिए इमोशनल नहीं हो सकती क्या। फिर वो यहाँ पर उसे बताने लगती है कि कैसे जब वो सू के साथ एक बार कहीं पर गई थी, पर वहाँ पहुँचते उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसके फादर की डेथ हो गई, और इस बार भी जब वो शंघाई गई तभी भी उसकी मॉम की तबीयत खराब हो गई। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो कि एक एल्बम देख रही होती है जो कि उसकी मॉम ने उसके लिए बनाई थी, जिसमें उसकी काफी सारी फोटोज थी। साथ में उन्होंने उसके लिए नोट भी लिखा हुआ था कि जब भी मैं तुम्हारी ग्रेजुएशन फोटो को देखती हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि तुम्हारा सपना एक लॉयर बनने का था और तुम जिस कॉलेज में जाना चाहती थी वहाँ पर तुम्हारा एडमिशन भी हो जाता, पर तुम मेरी देखभाल करने की वजह से वहाँ पर नहीं गई और तुमने अपना ड्रीम सैक्रिफाइस कर दिया। इसके बाद जब तुम्हें एक अच्छी कंपनी में जॉब मिली तब तुम वहाँ पर ओवर टाइम नहीं करती थी, पर मुझे हानमेंग से पता चला कि तुम्हारे वहाँ पर ओवर टाइम ना करने की वजह से लोग तुम्हारे बारे में काफ़ी गॉसिप करते थे और तुम्हें इस वजह से प्रॉब्लम्स भी होती थी, पर तुमने इस बारे में मुझसे कभी भी शेयर नहीं किया। पर इस कंपनी में जॉब करने से तुम्हें एक ऐसा इंसान मिला जिसे तुम पसंद करती हो और वो भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। अब मेरी लाइफ तो वैसे भी बहुत ही कम बची है और मैं तुम्हें एक न एक दिन छोड़ के चली जाऊंगी, पर तुम्हारी लाइफ अभी काफ़ी बाकी है, इसलिए अब तुम सैक्रिफाइसेस को छोड़कर अपनी लव लाइफ और खुशियों पर ध्यान दो और सैक्रिफाइसेस को भूल जाओ। जो सब पढ़कर सू रोने लग जाती है, पर तभी सू की मॉम की आंख खुल जाती है जिन्हें देखकर वो खुश होती है। उसकी मॉम उसे बोलती है कि अब मैं ठीक हूँ। चाह वो नोटिस करती है कि सू ने युहाओ के दिया हुआ ब्रेसलेट नहीं पहना हुआ है, इसलिए वो उसे पहनाने लग जाती है, पर सू बोलती है कि ये ब्रेसलेट टूट गया है। जो सुनकर वो समझ जाती है कि उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनकर वो थोड़ी शॉक स्टेट में आ जाती है और रोने लग जाती है। वो बोलती है कि इतने टाइम बाद तो तुम्हें इतनी अच्छी खुशियाँ मिली थी, तुम्हें एक ऐसा पर्सन मिला था जो तुम्हें प्यार करता था, पर मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया। सू अपनी मॉम को ऐसी बातें करने से मना करती है और उन्हें हक करके वो भी चुपकी से रोने लग जाती है। इधर हम वेनशिंग को देखते हैं जिसे हानमेंग ने बोला था कि अगर युहाओ सू को सच में समझता है तो उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए जब तक वो अपनी लाइफ में वापस से नॉर्मल ना हो जाए। और यहाँ हम देख पाते हैं कि सू भी युहाओ से मिलने के लिए आती है, पर वो उसे मिलने भी नहीं बाहर से चली जाती है और सीढ़ियों में जाकर काफी रोती है। सीन अब ज़ैंग भी पर आता है जो कि प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए रेडी हो रही थी। तभी उसे बाकी लोगों से पता चलता है कि युहाओ और सू का ब्रेकअप हो गया और युहाओ हॉस्पिटल में है। जो सुनकर वो सोचने लगती है कि यार युहाओ के बारे में सोचकर मेरा दिल क्यों नहीं दुख रहा है, आखिर मुझे हो गया है। अब जैसे ही वो बाहर जाती है तो उसे डायरेक्टर जिन दिखाई देता है जिसे वो बड़े प्यार से स्माइल करते हुए देखने लग जाती है, पर तभी वो होश में आती है और सोचती है कि आखिर ये मुझे क्या हो रहा है। पर हम लोग समझ पाते हैं कि वो अब डायरेक्टर जिन को पसंद करने लगी है। जिसके बाद हम वेनशी को देखते हैं जिसे हानमेंग शेंजिलिन पर नजर रखने के लिए बोलती है। वो कहती है कि शेंजिलिन युहाओ का ध्यान रखने के बहाने उसके क्लोज आने की कोशिश कर रही है, और मुझे एनजी ने बताया कि जिस इन्वेस्टर से वो मिलने वाली थी उसकी शेंजिलिन से फोन पर पहले ही बात हो चुकी थी, और जैसे उस पर्सन ने इन्वेस्टमेंट के लिए मना करा तो शेंजिलिन कैसे युहाओ को एयरपोर्ट पे मिल गई और उसे अपने साथ काम के बहाने अपने इन्वेस्टर से मिलवाने के लिए ले गई। क्या तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगता? जो सुनकर वेनशिंग बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, जिसका मतलब ये है कि इस सब के पीछे शेंजिलिन का भी हाथ था। अगले दिन हम सू को देखते हैं जो युहाओ के लिए पॉरेज लेकर उससे मिलने के लिए जाती है, पर रूम के बाहर ही उसे शेंजिलिन मिल जाती है, इसलिए दोनों बात करने के लिए बाहर जाते हैं। जहाँ शेंजिलिन बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम जल्दी ही रिकवर हो जाएगी और तुम्हारी लाइफ भी वापस से ठीक हो जाएगी। फिर वो यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि कैसे जब मैं और युहाओ अब्रॉड में साथ में थे तब युहाओ को वापस आना था, पर मैं उसके साथ नहीं आना चाहती थी, इसलिए हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। फिर वो उसे ये भी बताती है कि मेरी मॉम डैड एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जब मैं पैदा हुई तो मेरी मॉम ने अपना करियर गिव अप करके मेरी देखभाल की, पर मेरे डैड अपना बिजनेस और बड़ा करते रहे और एक पॉइंट पर आकर उन्हें ऐसा लगा कि मेरी मॉम अब उनके लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि वो एक हाउसवाइफ है, इसलिए उन दोनों का डिवोर्स हो गया। जो सब कुछ देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, इसलिए मैं भी युहाओ के लिए अपने करियर गिव अप नहीं कर सकती थी। तो सू उससे पूछती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, कि तुम इस बार युहाओ को वापस पाने के लिए आई हो? तो शेंजिलिन बताती है कि जब मैं और युहाओ अब्रॉड में थे तब युहाओ वहाँ पर रोज एक कैट से मिलता था जिसका नाम उसने टमेटो रखा था। युहाओ उसे अपने पास तो रखना चाहता था, पर उसे कैट्स रखने का एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मैंने उसे कहा कि जब तुम पूरी तरह से रेडी हो तभी उसे अपने पास लेकर जाना। पर कुछ टाइम बाद युहाओ वापस से चाइना आ गया और मैं उस कैट से हर दिन मिलती रही। हालांकि मुझे कैट्स पसंद नहीं थी, लेकिन जब भी मैं उस कैट से मिलती तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता। अब जब मेरा प्रमोशन हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मैं टमेटो को अपने घर पर रख सकती हूँ, पर जब मैं उसे अपने घर ले जाने के लिए आई तब तक टमेटो स्नो के अंदर दबकर मारी गई थी, जिस बात से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे युहाओ को इस तरह से नहीं जाने देना चाहिए था, और अगर हम साथ होते तो धीरे धीरे सब कुछ हैंडल कर ही लेते। इसलिए मैंने वापस आने का फैसला किया। जो सब सुनकर उसे पॉरेज देती है जो कि वो युहाओ के लिए लेकर आई थी और उसे बोलती है कि युहाओ को कहना अपना ध्यान रखे। फिर वो चली जाती है
युहाओ के लिए वही पॉरेज लेकर जाती है, पर युहाओ उस पॉरेज को खाने से मना कर देता है और एनजी को बाहर से एक पॉरेज खरीद कर लाने के लिए कहता है, लेकिन शेंजिलिन एक बाउल के अंदर सूखा लाया हुआ पॉरेज ही उसे दे देती है। अब जब युहाओ पॉरेज खा रहा होता है तभी शेंजिलिन उसके पास आती है और बोलती है कि मैं ही तुम्हें बचाकर यहाँ पर लेकर आई हूँ, अगर मैं नहीं आती तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी, क्या तुम अपने सेवियर के साथ ऐसा बिहेव करोगे। पर युहाओ को पता चल गया था कि शेंजिलिन ने इन्वेस्टर को कॉल करके मना किया था, जो बात वो उसे बोल देता है। तो शेंजिलिन बोलती है कि इस बार मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ, उस टाइम मैं थोड़ा सा काम डाउन होना चाहती थी, मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था और मुझे डर था कि कहीं हमारा रिलेशनशिप भी मेरे पेरेंट्स की तरह एंड ना हो जाए, इसीलिए मैंने इन 5 सालों में बहुत ही मेहनत की, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाया और जब मुझे लगा कि मैंने अगर और ज़्यादा वेट किया तो मैं तुम्हें खो दूंगी, इसलिए मैं वापस आ गई और जहाँ मैंने इतने सालों तक वेट किया है तो मैं थोड़ा टाइम और वेट कर सकती हूँ। सीन अब डायरेक्टर जिन पर आता है, जो कि सू की मॉम से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आया हुआ था, जिस बात का जैसे ही ज़ांग बी को पता चलता है तो वो भी उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल में आ जाती है, जहाँ वो सू की मॉम की रूम के बाहर खड़े होकर सोच रही होती है कि आखिर वो क्या बोलेगी कि वो यहाँ पर करने के लिए क्या आई है। पर तभी वहाँ पर सू आ जाती है, जो कि उसे खुद से बात करता हुआ देख लेती है, इसलिए ज़ांग बी उसे साइड में लेकर जाती है, जहाँ पर वो बोलती है कि अरे मैं तो तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए आई थी। पर सू यहाँ पर समझ जाती है कि ज़ांग बी डायरेक्टर जिन को पसंद करती है और वो उससे मिलने के लिए आई है, जो जानकर ज़ांग बी थोड़ा सा एम्बैरेस होने लग जाती है और बोलती है कि अगर तुम्हें ये बात पता है कि मैं उससे मिलने के लिए आई और मैं उसे पसंद करती हूँ तो भला सिर्फ जिन को ही क्यों दिखाई नहीं दे रहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तो सू उससे पूछती है कि आखिर तुम उसे कब से पसंद करने लगी, पर ज़ांग बी को भी ये बात नहीं पता थी कि उसके साथ रहते रहते वो उसे कब से पसंद करने लग गई और वो जिन को पटाने में उसकी मदद करने के लिए बोलती है। तो सू बोलती है कि भला मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। ज़ांग बी बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने युहाओ से ब्रेकअप कर लिया तो अब तुम जिन के पीछे पड़ने वाली हो। तो सू बोल देती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इसलिए ज़ांग बी बोलती है कि अब तो तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, जिनको तुम्हारे हाथ का बना हुआ कोई भी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए तुम मुझे कुकिंग करने सिखाना, जिसके लिए सू मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि सू उसे हर दिन कुकिंग करना सिखाती है और वो हर रोज़ युहाओ के लिए हॉस्पिटल में पॉरेज भी भेजती है, जिससे वो अच्छे से खाता है। जिसके कुछ दिनों के बाद सू की मॉम को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और उसी दिन युहाओ भी हॉस्पिटल से अपने घर जा रहा था, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखते तो यहाँ पर बात नहीं करते। उसी रात को सू हानमेंग के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर वो सैड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी, जहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि हानमेंग प्रेग्नेंट है, तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ युहाओ भी अपने घर में अकेला बैठा हुआ था, तभी उसे एनजी का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि आपकी दूसरे घर का क्या करना है। तो युहाओ से वहाँ से सारा सामान समेट कर पैक करने के लिए बोल देता है। फिर युहाओ खुद भी वहाँ पर जाता है, जहाँ वो सू के साथ बिताए हुए टाइम को याद कर रहा था, पर तभी सू ड्रंक हालत में वहाँ पर आ जाती है। अगली सुबह हम सू को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ वो सोच रही होती है कि कल रात तो मैंने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए ज़रूर मुझे हानमेंग ने घर छोड़ा होगा। पर तभी उसे हानमेंग और ज़ांग बी का मैसेज आता है, जो उससे पूछते हैं कि कल रात तुम्हारे और युहाओ के बीच में क्या क्या हुआ, हमें सब बताओ। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और फटाफट से उनसे मिलने के लिए जाती है, जहाँ में फ्लैशबैक से पता चलता है कि सू ने कल कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। बेचारी हानमेंग उसे कैसे न कैसे करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी उसे रेस्टोरेंट में ज़ांग बी आ जाती है, जो सू को वहाँ पर देखकर बोलती है कि अरे मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हो। और वो हानमेंग को यहाँ पर ये भी बता देती है कि अब वो युहाओ से नहीं बल्कि जिन से प्यार करती है, जिसको पटाने के लिए सू उसे टिप्स दे रही है, जो सुनकर हानमेंग भी हैरान हो जाती है। तभी सू उठती है और वहाँ से कहीं जाने लगती है, इसलिए ये दोनों भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि असल में सू युहाओ के घर पर जाती है और ये दोनों भी उसे जाने से नहीं रोकते, जो सब याद करके सू काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो रही होती है। और हानमेंग और ज़ांग बी उसे कल रात क्या क्या हुआ वो सब कुछ बताने के लिए कहते हैं, पर सू बोलती है कि मुझे कुछ भी याद ही नहीं है, जो सुनकर बेचारे दोनों अपसेट हो जाते हैं। और सू बोलती है कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि युहाओ मुझे रात में वापस से घर लेकर गया था। तब हानमेंग बोलती है कि आज मैं कंपनी जा रही हूँ और युहाओ भी आज से वापस से काम पर आने वाला है, तो तुम भी आज ऑफिस चलो। पर सू उसे बताती है कि मैंने रिज़ाइन कर दिया, जो सुनकर ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि अब तो तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक है ना, तो भला तुमने रिज़ाइन क्यों कर दिया। सू बोलती है कि मेरी मॉम का किडनी फेलियर हुआ है, हम लोग किसी किडनी डोनर का वेट कर रहे हैं और जैसे ही उन्हें डोनर मिल जाएगा तो हम लोग मेरी मॉम की सर्जरी करा देंगे और उन्हें पूरी तरह ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं नहीं जानती कि वो कब तक ठीक होंगी, इसलिए रिज़ाइन लेना ही एक बेटर ऑप्शन है। तभी उसे युहाओ का मैसेज आता है, जिसने उसका रिज़ाइन अप्रूव कर दिया था, जो जानकर ये सभी लोग सैड हो जाते हैं। फिर हम युहाओ को देखते हैं, जो कि काम पर वापस आ रहा था। तभी उसे पार्किंग एरिया में कैट मिल जाती है, जिसे वो उठाकर अपने कैबिन में ले आता है और एनजी से पूछता है कि क्या हम अपने ऑफिस में कैट्स को रख सकते हैं, जिस पर वो कहता है कि अगर आप चाहो तो ज़रूर रख सकते हो। जो सुनकर युहाओ कुछ सोचने लगता है। फिर वो शेंजिलिन को कॉल करता है और बोलता है कि तुम हमेशा से हाइकिंग पर जाना चाहती थी ना, इस वीकेंड अगर तुम फ्री हो तो चलो हम वहाँ पर चलते हैं, जिसके लिए वो मान जाती है। इसके बाद ये दोनों वीकेंड पर हाइकिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर युहाओ बोलता है कि तुम हमेशा से यहाँ पर आना चाहती थी ना, और साथ ही साथ काम में वो उसके एक प्लान के लिए भी एग्री कर देता है, जो देखकर वो खुश होती है और बोलती है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में सोच रहे हो, पर मेरी एक और विश है,
जिस पर युवाओं कहता है कि मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी नहीं करूंगा। फिर वो उसे सॉरी बोलता है। वो कहता है कि जब तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था तब मुझे बहुत ही बुरा लगा था। मैंने तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब कुछ डिलीट कर दिया था क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता था खुद को काम डाउन करने का। और तुम कहती हो ना कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम हमेशा सोचते हैं कि अगर हमारे पास और टाइम होता तो हम और ज़्यादा बेटर होते, लेकिन जब हम बेटर बनने की कोशिश करते हैं तो प्यार पीछे रह जाता है। जो सुनकर शेंजिलिन बोलती है कि मैंने तुम्हारा 5 साल वेट किया है और मैं आगे भी तुम्हारा वेट कर सकती हूँ। पर यह कहता है कि तुमने मुझे 5 साल पहले ही पीछे छोड़ दिया था। और वो उसे सॉरी कहकर ये बोलता है कि अब मैं सू को पीछे नहीं छोड़ सकता। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब सू युआओ से ड्रंक हालत में मिलने के लिए आती है, जहाँ वो आते ही उसे हक कर लेती है। युआओ पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही थी। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे किचन की तरफ ले जाने लगती है और उसे बोलती है कि तुम काम में इतना बिजी रहते हो ना, तुमने कुछ खाया नहीं होगा, चलो कुकिंग करते हैं। पर युआओ उसे रोक देता है और बोलता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो। तो वो उसे हक कर लेती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। पर वो उसे फेस नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो उसके चेहरे पर एक पेपर बैग पहना देती है। फिर वो उसे काफ़ी ज़ोर से हक करती है, पर युआओ उस पेपर बैग को हटाता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे मिस कर रही थी तो तुमने भला मुझसे ब्रेकअप क्यों किया। मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए पॉरेज भेजी थी हॉस्पिटल के अंदर, पर तुम भला मुझे वो खुद देने के लिए क्यों नहीं आई, ना ही तुम मुझसे मिलने के लिए आई। जो सब सुनकर सू फ्राइंग पैन से अपना मुंह छुपा लेती है। तो युआओ बोलता है कि तुम तो कह रही हो कि तुमने मुझे मिस किया और तुम मुझे ठीक से देख भी नहीं रहे हो। तो सू बोलती है कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे अपनी बीमार मॉम दिखाई देती है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ये बोलकर वो रोने लग जाती है। तो युआओ भी उसे हक कर लेता है और दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। प्रेजेंट में युआओ शेंजिलिन को पहले तो थैंक्स बोलता है उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि हाई स्कूल में उसने ही उसे बदला था, वरना वो आज जो कुछ भी बना है वो नहीं बन पाता। तो शेंजिलिन बोलती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, जिस पर युआओ कहता है कि मैं यही होप करता हूँ कि तुम भी पास्ट से निकलकर उस चीज़ को फॉलो करो जिसे तुम पसंद करती हो। तो शेंजिलिन बोलती है कि मैंने लव और करियर में से अपना करियर चुना, ये सोचकर कि जब मैं अपना करियर अच्छे से बना लूंगी तभी मैं किसी के साथ प्यार में पड़ूंगी, लेकिन इस सब की वजह से मैंने तुम्हें खो दिया और मैं तुम्हें पाने के लिए वापस आई थी, पर मुझे रियलाइज़ हो गया कि अब हम दोनों फिर से एक साथ नहीं हो सकते। शेंजिलिन बोलती है कि मुझे अकेले रहना है, इसलिए युआओ उसे वहाँ से छोड़कर चला जाता है। जिसके जाने के बाद शेंजिलिन पुराने टाइम को याद करने लग जाती है, जब युआओ ने उससे कहा था कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम कब रेडी है और भला हम कब टोमेटो को घर लेकर जाएंगे। वो सोचती है कि काश उसने उसे उस टाइम ही बोला होता कि हम टोमेटो को घर लेकर चलते हैं और मैंने भी युआओ को जाने ना दिया होता। पर फिर वो इन सब चीज़ों को भूल कर वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद हम वेंचिंग और युआओ को एक बार में देखते हैं जहाँ पर दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे। वेंचिंग बोलता है कि आखिर मेरी वाइफ को हो क्या है, वो हमारी रीमैरिज को डिले क्यों करती जा रही है। तो युआओ उसे समझाने लगता है और बोलता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही कैजुअल हो, शायद इसीलिए वो थोड़ी वरिड हो रही है कि कहीं तुम बेबी और उसका ख्याल ना रख पाओ। जो सुनकर वेंशिंग उसका बुखार चेक करने लग जाता है, बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है और कहीं तुम लव गुरु वगैरह तो नहीं बनने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि युआओ ने अब अपने ऑफिस के अंदर कैच रखी हुई थी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अगर हम ऐसे रेडी होने का वेट करते रहेंगे तो हम कभी भी रेडी नहीं हो पाएंगे। और लव एक ऐसी चीज़ है जिसमें दोनों पार्टनर को एक दूसरे पर रिलाय करना होता है और एक दूसरे के साथ साथ चलना होता है। इसलिए वो अब बहुत ही आराम से सू का वेट कर रहा था। इधर हम सू को देखते हैं जिसकी मॉम को किडनी डोनर मिल गया था, इसीलिए उनकी सर्जरी होती है जो कि सक्सेसफुल भी हो जाती है, जिस बात से वो काफ़ी खुश थी और युआओ भी ये जानकर काफ़ी खुश होता है। ऐसे ही अब काफ़ी टाइम बीत जाता है और सभी लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, जहाँ वेंचिंग भी हानमेंग और अपनी होने वाले बेबी का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।